हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा एंड वेलकम टू अम्मा ज्योति प्राइम। हम लोग यहाँ पे नेटवर्क का रिवीजन सीरीज पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिएंट एनालिसिस। इसके पहले भी हम लोग ट्रांजिएंट के बारे में बहुत कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमने सोर्स फ्री सर्किट देखा, फिर हमने स्टेप सर्किट देखा और इसके बेस पे जो क्वेश्चन बन सकते थे जैसे कि इनिशियल कंडीशन निकालना हो गया, टाउ निकालना हो गया, आपका इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट करंट या स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालना हो गया, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे ट्रांजिएंट का जो सेकेंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन बनते हैं ना, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आप लोग का ऑडियो और वीडियो देख लेता हूँ, आप लोग के मैसेज देख लेता हूँ। इधर पे कौन कौन है, इधर पे मैं देख पा रहा हूँ कल्पना, राहुल, अर्पित, अर्पिता, सोनल, और इधर पे कौन है, विद्युत प्रभा। चलो एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो, सभी लोग फटाक से कंफर्म कर दो। अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा, अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, राहुल, अर्पित। जल्दी सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, देन हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले। हमारा जो एम है वो मैंने आपको ऑलरेडी अपना एम बता दिया है कि मुझे कल तक आपका जो नेटवर्क है वो कंप्लीट करना है, और लग भी ऐसा रहा कि कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिएंट भी कंप्लीट हो जाएगा। बचे हुए टॉपिक में आपके कल कंप्लीट करा दूंगा। तो नेटवर्क इज ऑल अबाउट टू कंप्लीट, नेटवर्क का रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। आप ही मान के चलिए कल नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, परसों से हम लोग आ जाएंगे नेटवर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और साथ ही साथ एक सीरीज और हो जाएगी एक नए सब्जेक्ट की। देखते हैं उसमें नया सब्जेक्ट क्या हम ला सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल या मशीन क्या हो सकता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो, तो बिना डिले किए बिना हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। आप लोग के जो भी डाउट्स आए वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब का वीडियो थोड़ी टाइम बाद अपलोड होगा, ऑलमोस्ट क्लास जैसे कंप्लीट होती है उसके 1-2 घंटे बाद अपलोड होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जैसे मैंने बोला, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हो कि यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 कब होगा, जब एल और सी दोनों प्रेजेंट हो, हाँ या ना। जब ऐसा कुछ सर्किट होगा, जब सीरीज आरएलसी सर्किट होगा, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं वो समझना। तो आपको यहाँ पे क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि जो ये सर्किट दिया हुआ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्रिटिकल डैम्प होगा, अनडैम्प होगा, अंडर डैम्प होगा, किस टाइप का रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। तो क्या करना है आपको, आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, R/2L। ये बात क्लियर हो गई। आर की वैल्यू क्या होगी, R/2L। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आप इसको बोलते हो यहाँ पे क्या, आप इसको बोलते हो टाउ/2, सॉरी 1/2 टाउ, ऐसा ही बोल सकते हो क्योंकि टाउ के लिए क्या होती है L/R, तो क्या हो जाएगा R/2L ही हो जाएगा। तो 1/2 टाउ भी बोल सकते हो, लेकिन क्या याद करना, सिंपल याद हो रहा है, R/2L याद होगा तो आप डायरेक्टली याद ही कर लो ना। क्यों शॉर्टकट के पीछे भागना, ऐसे शॉर्टकट के पीछे हमको नहीं भागना जो हमको और दिक्कत करे। हमको ऐसे शॉर्टकट के पीछे भागना जो चीजों को आसान बनाए। ठीक है विद्युत प्रभा, अगर आप मशीन बोल रहे हो तो हम लोग मशीन का भी स्टार्ट कर सकते हैं, सोचते हैं उस मशीन के बारे में। ठीक है ना, मैं आज डिसीजन ले लूंगा मुझे कौन सा डेट स्टार्ट करना है, वो अपन कर लेंगे। ओके फाइन। अब देखना, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√LC। कहाँ से आई है ये वैल्यू, याद कर लो, बस इनका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन में मत फंसो, आप डायरेक्टली याद कर लो। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, R/2L। ठीक है, R/2L, और इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1/√LC। इतना करने के बाद आपको ये देखना है, इनका कंपैरिजन करना है। क्या बोला मैं, इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे, अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, मतलब R/2L की वैल्यू ज्यादा किससे, 1/√LC से, इसका मतलब ये कि जो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो आपका ओवरडैम्प रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, किसकी किसकी, R/2L मतलब अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी योर क्रिटिकल डैम्प रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका, क्रिटिकल डैम्प रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर उसका उल्टा हो गया, उल्टा इन सेंस कि मान लो बीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे, अल्फा से, मतलब R/2L से ज्यादा हो गया यहाँ पे क्या, 1/√LC। इस केस में आपका जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी योर अंडर डैम्प रिस्पॉन्स।
ओके, तो अगर हम बात करें हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। एक बात और ध्यान समझना, इतना तो आपको क्लियर हो गया रिस्पॉन्स के बारे में कि आपका सेकेंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। क्वेश्चन आपके मेनली यही से बनते हैं, 80-90% क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे टाइम कांस्टेंट पूछता है सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन मैं आपको बता दूं सेकेंड ऑर्डर के लिए टाइम कांस्टेंट तो डिफाइन ही नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं है। आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन होता है। लेकिन तब भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए, तो आप टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को बोलोगे 1/अल्फा। क्या बोलोगे, टाइम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, 1/अल्फा। ये किसके किसके लिए होता है, ये जो फॉर्मूला बताया मैंने 1/अल्फा, ये आपका होता है किसके लिए, क्रिटिकल के लिए और अंडर डैम के लिए। ओवर डैम के लिए क्या होता है, 1/डोमिनेंट पोल। 1/डोमिनेंट पोल क्या होता है वो आपको बताऊंगा, है ना। अल्फा की वैल्यू यहाँ टाइम कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1/डोमिनेंट पोल होगी किसके लिए, ओवर डैम के लिए। क्रिटिकल और अंडर डैम के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू, टाउ इक्वल्स टू 1/अल्फा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है मैंने, है ना। क्रिटिकल डैम अंडर डैम की वैल्यू क्या होगी 1/अल्फा, टाउ की वैल्यू। और ओवर डैम के लिए क्या करना है, आप इसके रूट्स को सॉल्व करोगे तो जो भी डोमिनेंट पोल आएगा उसको आप क्या बोलोगे यहाँ पे, टाउ की वैल्यू, मतलब टाइम कांस्टेंट। सिमिलरली देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, सीरीज आरएलसी। अगर मैं आपसे पूछूं पैरेलल आरएलसी के बारे में तो क्या बोलोगे, ये आपका आर एल सी तीनों पैरेलल में है। अगेन आप यहाँ पे क्या निकालोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/2 आर सी। अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो 1/2 टाउ से, याद है, याद आया है आपको, वहां पे भी क्या था, 1/2 टाउ था। तो बस आप यहां से भी इसको याद रख सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 आर सी। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/√एल सी। अब दो वैल्यू आप निकाल चुके हो, दो दो की वैल्यू निकाल चुके हो, अब आपको इनका कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है, अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अगर आपके अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा है, इसका मतलब जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो आपका कैसा होगा, ओवर डैम्प होगा। लेकिन अगर जो पहले केस बता, सेम चीज है, अगर अल्फा और बीटा बराबर, इसका मतलब वही क्रिटिकल डैम्प। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई, अल्फा से ज्यादा हो गई, तो इसको क्या बोलोगे आप, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। तो ये बात आपको क्लियर होगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगेन टाइम कांस्टेंट की बात करूं मैं, तो अगर बात करूं टाइम कांस्टेंट, तो इन दोनों के टाइम कांस्टेंट क्या होगा, 1/अल्फा की वैल्यू। और अल्फा क्या होता है, 1/2 आर सी। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, किसके लिए, क्रिटिकल और अंडर डैम के लिए। अगर आपको ओवर डैम के लिए निकालो तो क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास 1/डोमिनेंट पोल। याद रखना, आपका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, 1/डोमिनेंट पोल से आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालोगे। ओके, क्या सबको यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, पैरेलल आरएलसी के बारे में। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, आपके पास यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, आप इस सर्किट को देखो, इस सर्किट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये आर एल और सी तीनों सीरीज में। और आपसे पूछा यहाँ पे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के बारे में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कभी लाइफ में बन ही नहीं सकता। क्यों, सबसे पहले आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, R/2L। आर की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, तो 1/2 × 1 कितना हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली आपको बीटा की वैल्यू भी निकालनी है, क्या होता है, 1/√LC। सॉल्व कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। अब आप यहाँ पे इनका कंपैरिजन करो तो आप देख पा रहे हो कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी योर अंडर डैम्प रिस्पॉन्स। अब अंडर डैम्प रिस्पॉन्स के लिए टाउ कितना होता है, अंडर डैम्प रिस्पॉन्स के लिए टाउ की वैल्यू होती है 1/अल्फा। तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू 1/अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 2 पर चला जाएगा तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सिंपल। क्वेश्चन को मैंने यहीं पे पूरा सॉल्व कर दिया, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा मेरे को। क्या बात, मतलब यहां तक सबको बात क्लियर है क्या, बताओ एक बार मुझे कंफर्म करो, एक बार मुझे यहां तक कंफर्म करो। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ यार, बहुत पतला कर लेता हूँ पेन को मैं, बहुत मोटा है। हाँ, अब इतना मेरे ख्याल से सही है यार, इतना तो चलना चाहिए। भाई इतना भी नहीं होगा तो क्या, ठीक है, इतना ठीक है ना, सफिशियंट है। एक बार देख लेता हूँ, मोर देन इनफ है इतना। अच्छा, ये पेन का जो ये आपके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं बन रहा है क्या आपके सामने, हम्म, मैं क्या देख रहा हूँ यार, पेन बन के नहीं आ रहा है क्या आपके सामने, कि आ रहा है, एक बार कंफर्म करोगे क्या आप लोग।
एक बार कंफर्म करो, जैसे मैं आपके सामने जब लिखता हूं तो वहां पे पेन बन के आता है कि नहीं आता? पेन बन के आ रहा है ना? नहीं, जो लिख रहा हूं वो नहीं, पेन जो पेन का सिंबल रहता है वो बन के आता है ना, कि नहीं आता? जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं अंकित, ANKIT, तो यहाँ पे अंकित तो लिख गया, लेकिन साथ में एक पेन भी बन रहा है यहाँ पे, तो वो पेन मैं सोच रहा हूँ कि बन जाए तो बहुत अच्छा काम में हो जाए। आ रहा है, क्या बात है, अगर आ रहा है तो फिर मतलब जो मैं चाहता हूँ वो तो हो रहा है यार। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या RL और C तीनों पैरेलल में है, तो अब मतलब बन रहा है RLC का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे, बीटा की वैल्यू निकालोगे। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2RC, इसकी हो जाएगी 1/√LC। वैल्यू पुट करके देखा कितनी आ गई, दोनों की वैल्यू बराबर। दोनों की वैल्यू बराबर मतलब क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल टाइम का किसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है, 1/अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 है तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। विद इन सेकेंड हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, विद इन सेकेंड, ज्यादा टाइम लगा ही नहीं। क्वेश्चन को देखना है, अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू निकाली, दोनों बराबर आ रहे हैं, क्रिटिकल टाइम रिस्पॉन्स होगा, टाउ की वैल्यू कितनी होगी, 1/अल्फा। कितना आसान। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने सॉल्व किया ना, यही क्वेश्चन आपके सेकेंड ऑर्डर में बन सकते हैं। तो आप ज्यादा होशियार मत बनना कि आप यहाँ पे वेलकन वर्क की बुक निकाल के सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चन को नहीं करना है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, है ना, एक चीज मैं आपको और बता दूं जो आपको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में पब्लिक इसमें थोड़ा सा बेवकूफ बन रही है, ठीक, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। जैसे होता क्या है ना कि एग्जाम जब कभी आपके नोटिफिकेशन आता है, तो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे जो एयरटेक सेक्टर वाले हैं, वो क्या निकालते हैं, टेस्ट सीरीज। क्या निकालते हैं वो, टेस्ट सीरीज। और वो टेस्ट सीरीज क्यों निकालते हैं, उनके दो तीन रीजन। जैसे मान लो कोई बड़ा एग्जाम है, जैसे गेट का एग्जाम है, तो उनको टेस्ट को क्वेश्चन बनाएंगे वो। लेकिन जैसे आप लोग का व्यापम सब इंजीनियर है, ये 4-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो इस पे ज्यादा वर्क नहीं करते उन लोग, है ना। जैसे ऐसे एग्जाम जो कि बहुत सीजनल है, मतलब कभी कभार आते हैं, है ना, कभी कभार आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आएंगे वो ऐसे एग्जाम जो है, तो उनपे वो ज्यादा वर्क नहीं कर पाते। और जब वर्क नहीं कर पाते तो आप उनका टेस्ट सीरीज देते हो, तो 2014 का करंट अफेयर क्वेश्चन पूछते हैं वो, है ना। अभी चल रहा 2022, है ना। अब वो क्या करते हैं, अलग से काम नहीं कर रहे उस पे, उनके पास जो भी क्वेश्चन उन्हीं को तोड़ मरोड़ के सेम टू सेम आपके पास क्वेश्चन रख दिया, ऊपर दिया व्यापम सब इंजीनियर। आप लोग लगते हो कि आपके लिए स्पेशल मेहनत की जा रही है, और आप उस पेपर को देते हो, रिजल्ट खराब आता है, फिर डिमोटिवेट होते हैं, सर हमसे कुछ बन ही नहीं रहा, हमारे नंबर नहीं आ रहे। अरे नंबर आएंगे क्यों, किसी के आने भी नहीं चाहिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं, कोई भी ऑथेंटिकेटेड टेस्ट सीरीज नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं टेस्ट सॉल्व कर लूं, ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व के चले जाऊं, सिर्फ टेस्ट लगा के चले जाऊं, इससे मतलब नहीं है। व्यापम का पैटर्न बहुत ज्यादा हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है मशीन पूछ ले, हो सकता है पावर सिस्टम ज्यादा पूछ ले, हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा पूछ ले। अभी एक बार ऐसा एग्जाम हुआ है, 100 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के थे, 7-8 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप ज्यादा ट्रस्ट उन पे ना करके अपने स्टडी पे ज्यादा ट्रस्ट करो, जो आपने पढ़ा है ना उन पे ज्यादा ट्रस्ट करो, ठीक है। अगर उस पे आपने ट्रस्ट कर लिया, आपने जो पढ़ा वो अच्छे से कर लिया, तो एग्जाम आपका बेस्ट जाने वाला है, ठीक है। और आपको मैं भी आज कल एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, है ना। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन बार बार रुक रहा है ना। अगर आप उन पे वर्क कर लियो तो सिलेक्शन तो होगा फिर, है ना। तो चलो, बहुत कुछ अभी आपके पास आने वाला है। चलो, हम अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, अपन आते हैं अब कहाँ पे। देखो, जैसे अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद होगा, ट्रांजिट पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है आपका फुल एक्सप्रेशन वाले, और दूसरा बनता है आपका इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चन। अब देखो, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये इंडक्टर है, इसमें I0 प्लस की वैल्यू कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो एक करंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, di/dt हो जाएगा, और उस पे वैल्यू निकालू मैं 0 प्लस पे करंट की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया।
फिर आपको क्या करना है, इसी जो डिफरेंशिएशन था इसको एक बार और परफॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आई जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जब डी आई अपॉन डी टी आई जीरो प्लस निकालना है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन। और इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास होगा। एक क्वेश्चन समझ लिया ना आपने दिल से, अगर आपने दिल से एक क्वेश्चन समझ लिया तो बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। ठीक है, देखो क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हमेशा जाना है कहां पे, टी इक्वल टू जीरो माइनस पे। देखो t इक्वल टू जीरो माइनस पे जब जाओगे तो स्विच तो आपका यहां पे रहेगा, तो आप मुझे बताओ इस करंट की वैल्यू क्या होगी जब t इक्वल टू जीरो माइनस पे जाओगे, तो इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये इंडक्टर तो आपका अनएनर्जाइज्ड है, और जब ये अनएनर्जाइज्ड है मतलब इसकी t इक्वल टू जीरो माइनस पे कितनी करंट होगी, जीरो होगी। और जब ये जीरो होगी तो आपको पता है, क्या बात पता है आपको, ये पता है कि इंडक्टर हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी करंट पहले स्विचिंग के पहले थी उतनी ही करंट आपकी स्विचिंग के जस्ट बाद भी होगी। मतलब आई जीरो माइनस इक्वल टू आई जीरो प्लस। ओके, तो आई जीरो प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो एम्पियर। अब मुझे ये बताओ कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर में जीरो करंट है, तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा। जीरो करंट किस में होती है, जीरो करंट होती है आपके ओपन सर्किट में, इस वजह से t इक्वल टू जीरो प्लस पे आपका जो इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो ये समझना, देखो अब आप इसको ओपन सर्किट, सर्किट आपका कहां पे, टी इक्वल जीरो प्लस पे, ये आपका ओपन सर्किट हो गया, और है यहाँ पे क्या इंडक्टर, था यहाँ पे क्या इंडक्टर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वीएल जीरो प्लस, क्या हो जाएगा वोल्टेज यहाँ पे, वीएल जीरो प्लस। अब अगर मैं यहाँ पे केवीएल लगा दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोलता हूं कि वीएल जीरो प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा 200, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप तो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो है। तो VL जीरो प्लस की वैल्यू जाएगी 200 वोल्ट। VL क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या होती है, L di अपॉन dt। तो L को आप डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा di अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 0.1 m, m जाके ऊपर जाए क्या बन जाएगा, किलो बन जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 2 मेगा एम्पियर पर सेकेंड। तो आपका दो क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया, एक आंसर ये आ चुका आपके पास यहाँ पे, और एक आंसर आपके पास यहाँ पे आ चुका, दो आंसर आपके पास यहां पे आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, आपका जो थर्ड वाला पार्ट है, जो डी स्क्वायर आई टी वाला पार्ट है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखना, मैंने क्या किया, इस सर्किट को मैंने बनाया टी ग्रेटर देन जीरो पे, मतलब स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, तो स्विच यहाँ पे क्लोज हो गया। जब स्विच क्लोज हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लूप में केवल लगा दिया, इस लूप पे मैंने केवल लगा दिया। केवल कैसे लगाया, केवल लगाया मैंने -200, देखो ना ऊपर जाओ, -200 प्लस 20 आई ऑफ टी। ओके, 20 आई ऑफ टी, इसमें कितनी करंट है, आई ऑफ टी, 20 आई ऑफ टी प्लस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब क्या किया, जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट, तो ये कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो। 10 आई ऑफ टी का हो जाएगा कितना, 10 डी आई अपॉन डी टी प्लस 0.1 m, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे मैं सब जगह क्या कर दूं, जहां जहां पे t है, अगर वहां पे मैं जीरो प्लस लिख दूं, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, जीरो प्लस, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना, 2 मेगा एम्पियर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 डी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -10 इंटू 2m डिवाइड बाय 0.1 m। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन। क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है कि कुछ डाउट है आपके पास इसमें, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और सॉल्व कराऊंगा जो इनिशियल कंडीशन वाले बेस पे होगा, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखो मैंने आपको ट्रांजेंट बहुत आसान आपके लिए कर दिया है, क्यों कर दिया है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन आपको यह बता रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने, स्टेप देखो। क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ना, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सेम स्टेप हो, कैसे, सबसे पहले t इक्वल टू जीरो माइनस पे जाना है, वहां से आई जीरो माइनस या वी जीरो माइनस निकालना है, फिर आपको आना है t इक्वल टू जीरो प्लस पे, सर्किट बनाना है, केवल कैसे लगा कि आपको वहां पे डी आई अपॉन डी टी या फिर डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो क्या करना है, आप t ग्रेटर देन जीरो पे आप सर्किट बनाओगे, एक केवल लिखोगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया 15 से 20 सेकंड जो बोला,
अगर आप इसको समझ गए, एक बार इसको और सुन लेना, वीडियो एक बार और देख लेना, है ना। अगर आप इतना समझ गए तो आपको ट्रांजिएंट में कोई नहीं हरा सकता। आपके सामने अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले धराशायी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपका एक्चुअली में दिया गया है कौन सी बुक में, वैन वेंकलवर्ग की बुक में दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो बुक इतनी डिफिकल्ट है, अगर आप उसको ओपन अपने सामने रख भी लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसको डिकोड करने में बहुत टाइम लगता है। और मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो उसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जो ये मेरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो उसी बुक से मैंने पिक किए। तो मतलब ये जो डेटा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है, लोग इसको जल्दी डिकोड नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, सिलेक्शन आपका इस बात पे मैटर नहीं करता कि आपका एग्जाम कितना अच्छा जा रहा है। एक बात ध्यान समझना, आपका जो सिलेक्शन है ना वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एग्जाम में, है ना। सिलेक्शन आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि आप बाकियों से अच्छा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जो बाकी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके कंपेरिजन में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इस बात पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। ऐसा बहुत बार होता है, आज के डेट में तो ये बहुत कॉमन हो गया है। 100 नंबर के पेपर में आप 80 मार्क्स भी ले आओ, 80 क्वेश्चन सही कर लो, निगेटिव मार्किंग कैंसिल करने सब कुछ काटने पीटने के बाद भी, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। सर मैं जब एसी के क्वेश्चन सॉल्व करती हूं तो डर लगता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए डर लगता है क्योंकि आप ये समझो, आप मुझे एक आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं जानवर की। आप ये समझो कि आपके घर पे मैं जाऊं, आपके घर पे मैं आऊं और आपके किसी घर पे एक रूम पे जाऊं, जो आपका पर्सनल रूम है उसमें जाऊं और वहां की सारी लाइट बंद कर दूं, वहां की मैं सारी लाइट बंद कर दूं और आपको उस कमरे के अंदर जाने को बोलूं, तो आप बहुत बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से आप वहां चले जाओगे, भले लाइट बंद है, आपको पता है कि यहाँ पे बेड है, यहाँ पे टेबल चेयर है, यहाँ पे मेरे पास बुक्स होती हैं, तो थोड़ा सा लड़खड़ाओगे लेकिन आप पहुंच जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस कमरे में डेली जा रहे हो, है ना, आप बहुत फ्रिक्वेंट हो उस रूम में जाने के लिए, अपने घर पे जाने के लिए। वही चीज अब आप ये समझो कि जो नेटवर्क है, जो उसके चैप्टर्स हैं, आप इनको समझो ये रूम है ना। अब ये जो घर है ना, ये एसी वाला ट्रांजिएंट, ये आपके किसी अंकल का घर है, जहां आप साल में एक दो बार आते हो, है ना। और आपको उस कमरे में आंख बंद करने के लिए जाके बोला जाए, लाइट वगैरह से बंद कर दिया जाए, तो आप क्या कंफर्टेबल जैसा वहां पे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। आपको डर तो रहेगा, मुझे भी डर लगेगा। अगर मैं एसी के क्वेश्चंस को 2-2 महीने 3-3 महीने सॉल्व नहीं करूंगा तो डर तो मुझे भी लगेगा ना। डीसी में डर क्यों लगता है? क्योंकि आप डीसी को आपके घर का, आपका घर है वो, आप इतना उसमें घूम चुके हो, है ना, तो आपको डर नहीं लगता। और उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं, ऐसा क्यों होता है। आप लोग की एक मेंटेलिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम आया, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम आया तो आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। कहां से करते हो? होशियारी में स्टार्टिंग से। नेटवर्क पढ़ेंगे हम, 10 दिन हमको नेटवर्क पढ़ना है। आपने टारगेट बनाया कि भाई अभी मेरे पास लगभग 90 दिन है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक 90 दिन है तो मैं एक काम करता हूँ 60 दिन में पढ़ता हूँ, 30 दिन में रिवीजन करूंगा और 10 दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर एग्जाम दे दूंगा। ये आपने एम बना लिया और आप लगते हो, आपने नेटवर्क कितना टाइम दिया? 10 दिन का। अब 10 दिन में क्या करते हो आप? पहले आपने पहला चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर पढ़ा, फिर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ गए। और जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो आपने ये देखा कि बेसिक डीसी एनालिसिस और डीसी थ्योरम्स, इतना पढ़ने में आपके 9 दिन तो निकल गए, बचा एक दिन, है ना। तो अब आप एक दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के, एसी जल्दी पढ़ लिया, रेजोनेंस जल्दी पढ़ लिया, ट्रांजिएंट जल्दी पढ़ लिया, टू पोर्ट जल्दी पढ़ लिया, खत्म किया चैप्टर। तो इससे हुआ क्या? आपने लगभग 9 दिन किसको दिए? जो पार्ट आपसे पहले से बनता है। और जो पार्ट आपसे नहीं बनता उसको आप कितना टाइम दे रहे हो? सिर्फ एक दिन। और ये काम आप इस एग्जाम में नहीं कर रहे हो, आगे आने वाले जो एग्जाम आपको मान लो आगे आने वाला है यूपीपीसीएल का एग्जाम, आप यही गलती फिर से करोगे। क्या करोगे? नेटवर्क उठाओगे, नेटवर्क को आप कहां से स्टार्ट करोगे? पहले चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, सेकेंड चैप्टर पढ़ा, थर्ड चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 दिन निकल गए, एक दिन बचा है,
एक दिन पूरा निपटा दिया आपने, एसी पढ़ लिया, ट्रांजिएंट पढ़ लिया, थ्योरम पढ़ लिया, सब कंप्लीट कर दिया। तो ये दिक्कत है आपके प्रिपरेशन के अंदर। तो आपको करना क्या है, ये सब इंजीनियर का आप एग्जाम दे दो, उसके बाद जो भी एग्जाम देने जाना ना, आप ये बेसिक वाला पार्ट मत पढ़ना, बेसिक डीसी थ्योरम डीसी मत पढ़ना। आप क्या पढ़ना, अब आप क्या पढ़ना, डायरेक्टली एसी वाला पार्ट, ठीक है ना। वो मैं समझता हूं, ये देखो मैं भी आपकी प्रिपरेशन फेज में था, है ना, मैं भी प्रिपरेशन फेज में था, मैंने भी आपसे ज्यादा एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ हूं, है ना। आप अगर आप 10 एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हो तो मैं 25 एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ, और ज्यादा एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हूँ, सही सच बताऊं तो, है ना। कुछ बार तो ऐसा भी हुआ है कि एग्जाम देने गया, मैं पेपर दिया, सब कुछ किया, लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, कट ऑफ कितना है, कट ऑफ 90 मार्क्स, मेरे कितने 60 नंबर, मेरे 60 मार्क्स आए, और मैं क्या सोचता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन इस स्टेज से भी सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत आसान तरीके हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे कि एक होता है सेल्फ ऑडिट। एक मिस्टेक आप लोग और करते हो, जब आप एग्जाम दे के आते हो ना, जब आप एग्जाम दे के आते हो तो आप उसकी एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस इन द सेंस कि आपका पेपर में ऐसा कौन सा पार्ट रहा, देखो आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सिलेक्शन ना होने के कुछ ना कुछ रीजंस हैं। तो क्या आपने जब एग्जाम दे के आए तो क्या उन रीजंस पे वर्क करने पे सोचा, क्या नहीं किया, क्योंकि आपका सरदर्द देता है। ये मेरे साथ भी होता था, मैं कोई भी एग्जाम देने गया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया, अब उस पेपर को देखने में दर्द सर दर्द होता है मेरा कि भाई भगाओ उस पेपर को, फाइट साइड फेंको उसको, उसमें सिलेक्शन नहीं, बहुत दूर फेंको उसको। ये गलती है। आपको क्या करना है, उस पेपर को ओपन करना है, बहुत पेशेंसफुली देखना है कि इस पेपर में ऐसा क्या था जो मुझसे नहीं बना। सेल्फ ऑडिट। आपके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। जागृति, आप ये समझो कि आप खाना बनाने को किचन में, ठीक है, आपको बोला कि आप बढ़िया एक सब्जी बना के अंकित सर को खिलाओ, ठीक है। तो आपने सब्जी बनाई, और सब्जी बनाते बनाते आपको ऐसा लगा कि बहुत खराब बनी है ना। आपने पहली बार बनाया तो बनाते क्या डालते गए कुछ चावल, जो भी आप डालते उसमें से जो भी डालते गए, सब्जी बनी, लेकिन आपको ऐसा लगा कि यार अच्छी नहीं बनी, खराब बनी है। अब आपने क्या किया, उसको देखा भी नहीं, आपने उसको टेस्ट भी नहीं किया ना, आपने सर्व किया। तो अब अगली बार जब बनाने जाओगे तो वो मिस्टेक तो फिर से करोगे ना आप। अगली बार बनाने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मैंने इस बार बनाया है इसमें नमक कम था कि ज्यादा था, अच्छा नमक तो ठीक था, चलो मतलब नमक में कोई गलती नहीं थी। अच्छा उठा के देखते हैं यार, यहाँ पे आलू खाते हैं, आलू थोड़े से कच्चे रह गए, ठीक है अगली बार तो हम आलू को ज्यादा पका लेंगे। फिर देखा टमाटर, अच्छा टमाटर अपने पहले डाल दिया यार, ये गलती हो गई, आलू पहले पक जाने देना था, फिर टमाटर डालना था, अच्छा ऐसा था क्या, चलो ठीक, अगली बार हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये जो एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है। एनालिसिस किसकी, जो आप एग्जाम देख के आ रहे हो उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर वो सब में आपने काम कर लिया तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। आपको मैं एक चीज और बता दूं, एग्जाम क्वालिफाई वो करता है। अच्छा आज का मैच कितने लोगों ने देखा, आज का मैच कितने लोगों ने देखा, जो आज मैच हुआ ना अभी ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, कितने लोगों ने देखा ये मैच, कितने लोगों ने मैच देखा आज इंडिया पाकिस्तान का। चलो न्यूज तो सुन लिए होगे ना, न्यूज तो देख लिए होगे कि भाई इंडिया मतलब हारा हुआ मैच जीत गया, इंडिया जो है तो हारा हुआ जो मैच था ना, अच्छा दो लोगों ने देखा है, बाकी लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उस मैच से भी कुछ सीखने को है, उस मैच से भी हमारे पास यहाँ पे सीखने का है। सीखने का क्या है कि जैसे जैसे अगर आज मैच आप देखे होंगे तो आपको ये फील हुआ होगा कि जब आप 5-6 ओवर तक थे ना, तो ऐसा आपको लग ही नहीं रहा था कि आप मैच जीतोगे। इवन मैं आपको ये बता दूं कि 100% पब्लिक में से लगभग 95% लोग ये जानते थे 18वें ओवर तक, 18th ओवर तक ये सोच के चल रहे थे, ये सोच के चल रहे थे कि हम तो मैच जीत ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है, छोड़ो आप मैच बंद, टीवी बंद करो। लेकिन 2 ओवर में मैच चेंज हो गया, 2 ओवर में मैच पूरा चेंज हो गया, 2 ओवर क्या बोलूं मैं, तो लास्ट ओवर मैच चेंज हो गया।
तो वो चीज आप भी समझो। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, मान लो आप एग्जाम्पल लेता हूं कि आपको 6 नवंबर को पेपर है, 6 नवंबर को आपका पेपर है, आप क्या कर रहे हो, है ना, ये मान लो 6 नवंबर आपका 20वां ओवर है, ठीक है, आप ये समझ लो कि जो 6 नवंबर है ना वो 20वां ओवर है। अब आप क्या कर रहे हो, अभी अभी आप कौन से ओवर में हो, 10 ओवर पे हो, है ना, 10 ओवर पे हो, 11 ओवर पे, 12 ओवर पे। अब ऐसा लगता है कि यार नहीं होगा सर, छोड़ो यार, अभी मेरा नॉन टेक भी नहीं हुआ, कंप्यूटर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, हिंदी भी नहीं पढ़ा यार अभी तक, तो मैंने एमपीजी के भी नहीं पढ़ा, बहुत दिक्कत है यार, मशीन भी नहीं बनती मेरे से, एस्टिमेशन कोस्टिंग भी नहीं बनता, यूडब्ल्यू भी नहीं बनता, और पावर सिस्टम का ये पावर प्लांट वाला पार्ट नहीं बनता यार, लगता नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, छोड़ो। अधिकतर लोग ये सोच के, अधिकतर लोग 90% लोग ये छोड़ के होप छोड़ देते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 90% लोग। तो आपको क्या करना है, आपको उन 90% में नहीं आना, आपको बस क्या करना है, धीरे धीरे सिंगल डबल लेते लेते, सिंगल डबल लेते, ऐसा नहीं कि बहुत हिट मारना शुरू कर दो अभी से, नहीं, सिंगल डबल लेते लेते आपको कहां तक जाना है, 20वें ओवर तक टिकना है, और फिर 20वें ओवर में आप बढ़िया रिवीजन करना, है ना, जो मेन मैच होगा, जो 20वां ओवर है वही आपका क्या डिसाइड करेगा, रिजल्ट डिसाइड करेगा। आप अभी से मत सोचना कि 4 तारीख या 5 तारीख को सोच लो कि 10 तारीख को आप सोच लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अभी बहुत टाइम है, अभी 13 डेज का टाइम है, इसमें दुनिया अलट पलट हो सकती है, ठीक है ना, तो बहुत टाइम अभी भी है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, है ना, आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चंस के बारे में, ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले लेता हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे और लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको निकालना क्या क्या है भाई, देख लो, एक बार दिखा देता हूं आपको मैं, आपको डी आई अपॉन डी टी, सॉरी, आई और जीरो प्लस निकालना है, वी जीरो प्लस निकालना है, डी आई अपॉन डी टी एट जीरो प्लस निकालना है, डी वी अपॉन डी टी एट टी इक्वल जीरो प्लस निकालना है, आई ऑफ इन्फिनिटी और वी ऑफ इन्फिनिटी, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये 6 क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे यार, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा कि आप इसको बस निकालो, या फिर इसको निकालो, या फिर इसको निकालो, फिर या फिर इसको निकालो, कोई एक पार्ट पूछेगा, मतलब मैं इस क्वेश्चन आपके टोटल 6 पार्ट करा। अब देखो, देखो जैसा ऐसा क्वेश्चन है तो मैंने आपको पहले ही बताया, करना क्या है आपको, बहुत आसान तरीका है, आपको जाना है टी इक्वल टू जीरो माइनस पे, आप जीरो माइनस पे जाओगे, जीरो माइनस पे जाओगे तो ये स्विच आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, बिल्कुल ओपन रहेगा, और जब ओपन रहेगा तो आप चेक करो कि क्या ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है क्या सोर्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब आपका एल और सी दोनों यहाँ पे एनर्जाइज्ड है, और जब एल एनर्जाइज मतलब उसका एनर्जी होगी, मतलब एल को आप शॉर्ट से रिप्लेस करोगे, कैपेसिटर को आप यहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, तो ये सर्किट आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे करंट निकालोगे आई जीरो माइनस, और इसमें वोल्टेज निकालोगे वी जीरो माइनस, सॉल्व किया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे आई जीरो माइनस की वैल्यू और वी जीरो माइनस की वैल्यू, इतना मिल गया। इतना करने के बाद क्या करोगे, आपको पता है कि इंडक्टर आपका हमेशा सडन चेंज को अपोज करता है, मतलब आई जीरो माइनस की वैल्यू अगर 40 एम्पियर है तो आई जीरो प्लस की भी कितनी होगी, 40 एम्पियर होगी। सिमिलरली कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, टी इक्वल टू जीरो माइनस, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस में कितना वोल्टेज होगा, 120 वोल्ट होगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि टी इक्वल टू जीरो प्लस पे ध्यान समझना, अब कहने का मतलब ये है टी इक्वल टू जीरो प्लस पे इंडक्टर आपका किसकी तरह काम करेगा, एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा जो कि 40 एम्पियर का होगा। सिमिलरली टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कैपेसिटर आपका कैसा काम करेगा, एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 वोल्ट। तो ये आपने बना लिया यहाँ पे सर्किट, ठीक है। फिर आप यहाँ पे केवल कैसे लगाओ तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको जो आपको चाहिए है, वी की वैल्यू निकल जाएगी, वापस पे केवल कैसे लगाओ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या केवीएल लगाया, है ना, यहाँ से वी एल जीरो प्लस की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ये डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि वी एल क्या होता है, डी आई अपॉन डी टी होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे केसीएल लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया आपने, अब आपको क्या निकालना है, आई ऑफ इन्फिनिटी और वी ऑफ इन्फिनिटी। कैसे निकालोगे, अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए यहाँ पे क्या, आई ऑफ इन्फिनिटी एंड वी ऑफ इन्फिनिटी, तो आप क्या करोगे, सर्किट को ड्रॉ करोगे कहां के लिए, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो अब देखो ये इंडक्टर सोर्स से कनेक्टेड है,
कैपेसिटर भी सोर्स से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसको मैंने शॉर्ट किया, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे करंट कितनी होगी 6 पैरेलल 3 2 2 प्लस 2 4, तो 200/4 कितना हो जाएगा आपके पास 50 एम्पीयर करंट हो जाएगी इसमें। अब 50 एम्पीयर करंट यहाँ पे आ रही है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी जाएगी करंट की वैल्यू, तो इसमें आ जाएगी 100/3 एम्पीयर करंट, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। अगर आपने ये वाला वोल्टेज निकाल लिया तो वो किसके बराबर होगा, V ऑफ इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहां पे आपका कंप्लीट होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, यहां पे आपका कंप्लीट होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी बता दिए कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच बता दी। तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना। अगर आपको दिक्कत जा रही हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप ये मान के चलिए कि सब इंजीनियर लाइक इसका लेवल तो नहीं है कि ट्रांजिएंट से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, लेकिन एसएससी जेई का जो एग्जाम है, मैं आपको बता दूं एक बात यार, एसएससी जेई का भी एग्जाम आने वाला है। एसएससी जेई को पता नहीं क्या हो गया है, उसका फेवरेट टॉपिक क्या है आपका ट्रांजिएंट। आज के डेट में अगर एसएससी जेई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं नेटवर्क में से, वो ट्रांजिएंट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवन 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको इस सीरीज कैसी लग रही है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, है ना। आपसे बस एक ही सपोर्ट मुझे जो चाहिए वो ये है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन लाइफ में हैं, है ना, आपको खुद पता होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग के सेशन में। कल आपका नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, परसों आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ परसों से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट्स आए वो आप मुझसे किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका कॉल हो, जो भी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड डे।